सभी लोग मौजूद हैं, प्लीज प्लीज बैठ के ऑलरेडी प्लीज द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 further discussion on the motion for consideration of the central armed police forces general administration bill 2026. Please sir. Notice for removal of the CEC was given 19 days ago on 12th March. The Honourable Chair has not informed the House whether it is admitted under consideration. We have no information. We'll 19 days now. I'll see. We'll see. Thank you. Now please take your seat. Shriman Muhammad Nadimul Haq. Please. Sir, thank you very much for giving me permission to speak on this bill. लेकिन सर माननीय सदस्य का पॉइंट ऑफ ऑर्डर बहुत ही आप जो बोले विषय पर बोलेंगे वही रिकॉर्ड पे जाएगा। आप बड़े सीजन्ड आदमी हैं। नो नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। 12 मार्च को दिए थे सर। आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। प्लीज तो बोले आप माननीय सदस्य को कहा होगा जो समस्या है उसको तो सामने लाना होगा सर। पार्लियामेंट में उठा के आवाज कहाँ उठाएंगे? एक्सेप्ट ऑन द सब्जेक्ट, अदरवाइज आई विल मूव टू अदर पीपल। सर सीएपीएफ बिल, हाँ सर प्लीज आप बोले। सर इस आम बिल पर लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर सर 15 घंटे दिए गए हैं। आमतौर पर बिल दोनों सदनों में लगभग 8 घंटे का होता है सर, और 15 घंटा छोटी बात नहीं है सर। इसका मतलब यह है कि सरकार खुद इस बिल की अहमियत को समझ रही है सर। लेकिन मेरा सवाल है कि फिर यहां पर सब है, लेकिन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कहां है? उन्होंने 5 मिनट के लिए भी आकर इस बहस को सुनना जरूरी नहीं समझा सर। 5 मिनट भी नहीं सर। हमें खुशी है कि अभी मैं देखा था थोड़ा देर पहले कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम मौजूद थे, लेकिन अब लीडर ऑफ द हाउस है, हाँ गृह मंत्री, और ऐसे मिसालें पहले भी रही हैं सर। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ सर। लेकिन सच कहें सर, ये रूटीन काम नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जो हमारे आर्म पुलिस फोर्सेस के स्ट्रक्चर को बदलने वाला है। अगर मिस्टर अमित शाह दिल्ली में हैं और तबीयत ठीक नहीं है तो हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं सर, लेकिन लगता है कि उन्हें उनका ध्यान कहीं और है, शायद किसी आप नियम राज्य में है। माननीय मंत्री गृह मंत्री हैं यहाँ पर, राज्य गृह मंत्री मौजूद हैं, और अगर नहीं है तो फिर सब्जेक्ट पे बोलिए। वो किस चीज में मसरूफ है सर? सर प्लीज आप बोले प्लीज सर। मतलब आप नहीं सर मतलब SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या फिर होम मिनिस्टर सर 480 कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में व्यस्त हैं जो बंगाल में भेजे गए हैं, या शायद मुझे यह कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने भेजे हैं, और जरूर मिस्टर अमित शाह को इसकी कोई खबर नहीं होगी। क्या बात है? प्लीज विषय पर बोलिए। ये प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। आप वही रिकॉर्ड पे जाएगा। भेजे गए हैं सर वहां। आप बिल अच्छी तरह समझते हैं क्या बोल रहा है? इशारा यह भी है कि बंगाल में इलेक्शन कमीशन और 2000 कंपनी डिप्लॉय करने वाला है। इससे सीएपीएफ पर्सनल की टोटल तादाद सर सीएपीएफ पर्सनल की टोटल तादाद 2 लाख से ज्यादा हो जाएगी, और पोलिंग के बाद भी 700 कंपनियां वहां तैनात रहेंगी। बोलेंगे वही रिकॉर्ड पे जाएगा। ये किसी भी पैमाने से प्लीज विषय पर बोले, अदरवाइज दूसरे को बुलाना पड़ेगा। आप नियम जानते हैं। अच्छा ठीक है सर, आप विषय पर बोले वही रिकॉर्ड पे विषय क्या बोल रहे सर? विषय सीएपीएफ के पूरा बार-बार मेंशन कर रहा हूं। सीएपीएफ सर प्लीज फॉलो द रूल। सर अच्छा, सरकार की पहली जिम्मेदारी है सर पार्लियामेंट के प्रति होती है, कम से कम यहां मौजूद रहना, सुनना, जवाब देना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? एक ऐसी मिनिस्ट्री जो ज्यादा दिलचस्पी बंगाल के चुनाव में रख रही है, जहां एक लास्ट वार्निंग सर, आई एम गिविंग यू लास्ट वार्निंग। अगर आप विषय पर नहीं आते, आई विल कॉल द अदर स्पीकर। प्लीज सर, गवर्नमेंट को तो बोल सकते हैं ना सर। आप विषय पर बोलिए सर। सरकार नियम के तहत, आप बड़े पुराने सांसद हैं, नियम के तहत आप विषय पर ही बोल सकते हैं। सर मेरा सीधा सवाल है
क्या केंद्र सरकार की पार्लियामेंट के जरिए गवर्नेंस है या फिर फोर्स के जरिए कंट्रोल, या फिर और कोई वजह है सर? एक किस्म के परिंदे होते हैं जिसको हम लोग मौसमी भी बोलते हैं, मुसाफिर भी बोलते हैं, जो मौसम के हिसाब से आते जाते हैं। सर, बंगाल में इस वक्त देश का दूसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नजीमुल हक जी, आपको मैं कई बार वहां कॉल पर कर काफी चुका हूं। लोग मुसाफिर बन के फिर गए मैं हैं। कह रहा हूं, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। सर, अगर आप विषय पर नहीं अभी तो बोलते सर नहीं, डिबेट- एज पर रूल्स, मैंने रूल स्पष्ट कई बार आपको किया, इस बिल के आने के पहले किया था। अगर आप उस पर नहीं बोलेंगे अच्छा, तो ठीक है मुझे दूसरे सर, को बुलाना बिल- पड़ेगा। सर, तो एक बात और, इस डिबेट की शुरुआत में जो हुआ उसे ना भूलें। जब बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो सब विरोध यहां पर किया गया था, कुछ लोगों ने, कुछ फ्लोर के लीडर ने किया गया था, लेकिन उनको सिर्फ एक मिनट दिया था। आप ही ने दिया था सिर्फ एक मिनट आप तो बिल ही पर बोल रहे नहीं नंदीमल जी, नहीं, आप गलत सवाल उठा रहे हैं। पहले जिन लोगों ने भी कहा नियमितः सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है, 4 व्यक्तियों को 4 मिनट मिला। डू नॉट मिस कोट और डू नॉट टेल एनीथिंग ऑन चेयर। आप अगर नहीं विषय पर बोलना चाहते, इंटरेस्ट नहीं है विषय पर बोलने का, तो आई मूव टू अदर स्पीकर। सर, ठीक है सर, सर आप जैसे बोल रहे हैं, नहीं, मैंने रूल जो बोल रहा है, और ये रूल आप लोगों ने बनाया है। रूलिंग ये रूल आप लोगों ने बना कर दिया, जो फॉलो कर रहा हूं। सर, जिस तरीके से ये बिल लाया गया वो खुद सवाल खड़ा करता है सर, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सर, ये बिल सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, ये गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है। ये यूनियन में पावर को केंद्रित, फेडरल बैलेंस को कमजोर, जुडिशरी की अथॉरिटी को कम और एग्जीक्यूटिव में ज्यादा से ज्यादा पावर जमा करता है। सर, आप ठीक है? थैंक यू सर। इंस्टीट्यूशन आप नहीं जानते हैं क्या ठीक है? नहीं, आप जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके आप कर रहे हैं, ये आप बताना चाहते हैं देश सर, को। शुक्रिया। प्लीज सर, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के बजाय ये बिल लेजिस्लेचर को कमजोर करता है, जुडिशरी को नजरअंदाज करता है और स्टेट्स की भूमिका को सीमित करता है। बुनियादी तौर पर यह बिल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के ढांचे को चुनौती देता है। सर, यह बिल यूनियन के हाथ में पावर इस हद तक जमा करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ चला जाता है। सर, सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस राज्यों के अंदर खासकर नाजुक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में काम करते हैं। इनका काम यूनियन और स्टेट्स के बीच भरोसा और तालमेल निर्भर करता है। तालमेल पर निर्भर, यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो तालमेल होता है उस भरोसे पर निर्भर करता है सर। लेकिन जब सीनियर लीडरशिप आईपीएस ऑफिसर्स के थ्रू कंट्रोल होती है, जो आखिरकार सेंटर के अंडर में होते हैं, तो इन फोर्सेस की ऑटोनॉमी कम हो जाती है। स्टेट्स के लिए भी उनसे न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन की तरह एंगेज करना मुश्किल होता है। सर, इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो कमजोर होता है और पावर का संतुलन हद से ज्यादा सेंटर की तरफ झुक जाता है। सर, दूसरा, एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। सर, बिल में यूनियन गवर्नमेंट को और कोर्ट में है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के नाम पर बहुत ज्यादा और अस्पष्ट पावर दी जा रही है। इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन और सर्विस कंडीशन जैसे मामले में एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के जरिए तय किया जा सकता है बिना पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के। सर, इस पर भी एक गंभीर बात है ये। सर, संविधान के मुताबिक पार्लियामेंट को क्लियर पॉलिसी और गाइडिंग प्रिंसिपल देने चाहिए। डेलीगेशन सिर्फ इंप्लीमेंटेशन के लिए होती है, पॉलिसी बनाने के लिए नहीं। यहां कोई क्लियर लिमिट या सेफगार्ड नहीं है। इससे एग्जीक्यूटिव असल में खुद ही कानून बनाना शुरू कर सकता है। इससे पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो कमजोर हो जाएगी और आर्बिट्रेरी फैसलों का रास्ता खोला जा सकता है। तो तीसरा, आईपीएस ऑफिसर्स के लिए सीनियर पोजीशंस में जो फिक्स कोटा तय करे जा रहे हैं, उसे सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स के साथ नाइंसाफी होती है, चाहे उनका तजुर्बा या मेरिट कुछ भी हो। आईपीएस और आईएएस ऑफिसर की कमी जो
उससे जो से जूझा जा रहा है, तब और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सर, इस बिल में ज्यादातर जरूरी समस्या पे कोई फोकस नहीं है। इसी के साथ ये बिल सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स के खिलाफ पुरानी और लगातार नाइंसाफी को आगे बढ़ाता है। ये ऑफिसर्स सालों तक सख्त फील्ड कंडीशन में खिदमत देते हैं और अक्सर एक ही प्रमोशन के लिए 15 से 18 साल तक इंतजार करते हैं। एक 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब उन्होंने अपनी पहचान और कैरियर प्रोग्रेशन के लिए हक हासिल किया, अब उनके लिए सीनियर पोजीशन का रास्ता फिर से बंद किया जा रहा है। यह असल में इस बात को दिखाता है कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इफेक्टिवनेस पर जोर दे रही है, जिसका सीधा असर लंबे दौर में इंटरनल सिक्योरिटी पर पड़ेगा। सर, साथ ही बिल असल दिक्कतों को एड्रेस ही नहीं करता। सीएपीएफ में लगभग 93,000 वैकेंसी हैं। रिक्रूटमेंट में डिले, ट्रेनिंग में गैप, पर्सनल फटीग, ये सब असली क्राइसिस है। लेकिन सरकार का फोकस इस बात पर है कि ऊपर कौन बैठेगा, ना कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। इसके अलावा जो चीज पहले एक एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिस थी, अब उसे कानूनी रूप दिया जा रहा है। पहले कम से कम पॉलिसीज को चैलेंज या रिव्यू किया जा सकता था, अब इसे इतना रिजिड बना दिया गया है कि आगे बदलना मुश्किल हो जाएगा। सर, यह बिल सेंटर की नीयत इस बिल के साथ सेंटर की नीयत साफ हो जाती है। यह रिफॉर्म नहीं, कंट्रोल की कोशिश है। होम मिनिस्ट्री कैसे सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को नजरअंदाज कर सकती है और कानून को दोबारा लिखकर फोर्सेस की लीडरशिप को कैप्चर करने की कोशिश कर सकती है। सर, मेरा यह सवाल है, जुडिशरी को कमजोर करना और सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन भी इस बिल का हिस्सा है। एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट को साइडलाइन करना जुडिशियल रिव्यू पर सीधा हमला है। सर, एक मिनट सर है मेरा, हम लोग पार्टी का टाइम है सर, एक मिनट। एग्जीक्यूटिव को यह अधिकार देना कि वो रूल्स के जरिए कोर्ट के फैसले को बाईपास करे, जुडिशरी के डोमेन में दखल है। ये तीनों ऑर्गन्स के बीच बैलेंस को बिगाड़ता है, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ऐसी प्रोविजन संवैधानिक रूप से संदेह के घेरे में आ जाती है, क्योंकि ये चेक और बैलेंस को कमजोर करती है, जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। ये बिल एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश है। सर, बस जस्ट एक लाइन, ये एग्जीक्यूटिव पावर को खतरनाक एक्सपेंशन देता है कि लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के कीमत पर आते हैं। सर, मैं अपनी बात एक दो पंक्ति से खत्म करता हूं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। थैंक यू। माननीय तिरुचि शिवाजी, माननीय तिरुचि